नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेशन हब। इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, जो मैप आप देख पा रहे हैं, आप बताइए किस देश का मैप है ये। बिल्कुल सही आपने बताया दोस्तों, ये जापान का मैप है। हमारे ईस्ट एशिया में इसकी लोकेशन है, आप देख पा रहे हैं। दुनिया का एक सुपर पावर किस प्रकार से जापान बना, एशिया में एकमात्र विकसित देश है जापान। जापानीज टैक्टिक के बारे में हम जानेंगे, जापान ने ऐसा क्या किया जो जापान आज जापान बन गया। दोस्तों, इंडिया के लिए क्या कुछ आउटकम्स, क्या कुछ सीखा जा सकता है, हम लोग क्या सीख सकते हैं और आपके लिए भी क्या लर्निंग हो सकती है, ये इस वीडियो में आप जापान का ओवरऑल कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जापान दुनिया का एक छोटा सा आइसलैंड कंट्री है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इसकी जो लोकेशन है दोस्तों, वो बिल्कुल रिंग्स ऑफ फायर्स का मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो जापान की, ये भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील एरिया है, जहाँ पे जापान में एवरेज यदि देखा जाए तो 2000 से ज़्यादा भूकंप पर मंथ आते हैं। दिन के वहाँ पे 40-50 भूकंप नॉर्मल डे में आते हैं, नॉर्मल। तो जापानीज लोग भूकंप उनके लिए नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब दिन के इतने भूकंप जब आते हैं तो उनके लिए एक नॉर्मल बिहेवियर है। हमारे पास कभी जब भूकंप आता तो सब अब हमारे देश में लोग रोड के किनारे या फिर भागना शुरू कर देते हैं घर से। तो जापानीज लोगों ने किस तरीके से अपने को तैयार किया। जापान पहले एक अच्छा सुपर पावर, इतिहास में भी अच्छा रहा था जापान, बट जापान ने जब 1905 में दोस्तों, जब रसिया को भी हराया था 1905 में जापान ने, फिर उसके बाद जापान ने अटैक किया चाइना पर, जापान ने और अपनी विस्तारवादी नीति बनाई। देन उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, और उस दौरान भी जापान एक पावरफुल शक्ति था। वर्ल्ड वॉर 2, उस दौरान भी जापान एक पावरफुल शक्ति के रूप में रहा। बट 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया वहाँ पे, उसके बाद अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर 4 में आकर के उसने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए। और उसके बाद की जो जापान की स्थिति हुई, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि इतना नुकसान, इतना लॉस हुआ है वहाँ पे। अभी तक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नागासाकी और हिरोशिमा का जो दोस्तों वो जापान पर है। उसके बाद से जापान ने दुनिया में एकमात्र देश है दोस्तों जापान, जिसने परमाणु हमले की मार झेली और उसका दुख झेला है। तो जापान, उसके बाद भी जापान हर साल वहाँ पे मतलब सुनामीज आती रहती है। 2011 की सुनामी आपको याद हो तो उसमें कितने ट्रिलियंस का नुकसान जापान का हुआ था। देन उसके बाद भी जापान ने किस प्रकार से बाउंस बैक किया। भूकंप वहाँ पे इतने ज़्यादा आते हैं, उसके डिजास्टर्स की दृष्टि से मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील एरिया है। और दूसरी बात दोस्तों ये है, हमारे देश के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास इंडिया के पास रिसोर्सेस है, लोहा है, तांबा है, यहाँ पे कपड़ा, मतलब हमारे पास कपास उत्पादन होता है। जापान की लोकेशन ऐसी है, मतलब लैंड भी कम है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस, आयरन, मिनरल्स, उनके पास ऐसा कुछ रिसोर्सेस नहीं है दोस्तों। रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए। चाइना आज सुपर पावर है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, चाइना के पास बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, एंड उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा उसके पास वेटेज है चाइना के पास, इसीलिए। बट जापान के पास ऐसा कुछ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, जापान की लोकेशन देखते होंगे कि उसके बाद जापान ने क्या किया है दोस्तों। जापानी की जो टेक्निक रही है वो दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, जापान ने अपने देश में HDI, जापान की आप ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में नंबर 9 पर रैंक आता है। हमारे देश की 120, 130, 40 से ज़्यादा इसकी रैंकिंग है, मतलब नंबर हमारे देश का आता है। जापान की जो नंबर है वो 9वें नंबर पर जापान HDI में आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें एक मानव विकास सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। इसमें मतलब मनुष्य की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में ये डेटा निकाला जाता है, UNDP इसको निकालता है। ओके गाइस, तो जापान ने क्या किया दोस्तों, जापान ने इन्वेस्ट किया अपने ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों मानव संसाधन पे इन्वेस्ट करने का मतलब होता है जापान ने इन्वेस्ट करा एजुकेशन पे, इन्वेस्ट किया स्किल्स डेवलपमेंट में, जापान ने इन्वेस्ट किया इंडस्ट्रीज में, जापान ने इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी में। जापान ने जो इन्वेस्टमेंट करा दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन पे, सबसे ज़्यादा कोर फोकस जापान करेगा हेल्थ, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस वजह से दोस्तों आप जापान, जब आज आप LG देखते होंगे, LG का प्रोडक्ट, सोनी, निकॉन, सैमसंग, निसान, ह्यूंडई, टोशिबा, एशर, पैनासोनिक, इसके अलावा और भी आपके कितने सारे नाम आप गिन सकते हैं दोस्तों, जो जापानीज कंपनी है। जो एक रिसर्च बताती है कि दोस्तों अमेरिकन्स हो गया
और यूरोपियंस हो गया, वो अपने देश के प्रोडक्ट के मुताबिक जापानीज़ प्रोडक्ट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही है, आप देखते होंगे जापानीज़ जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा महंगे होते हैं बट उनमें क्वालिटीज़ अच्छी होती है। और जापान में एक सबसे अच्छी बात दोस्तों जो मुझे भी बहुत भाती है, जापान की जो स्कूल्स है, जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चों में जो सिखाया जाता है मोरल वैल्यूज़, मतलब नैतिक मूल्य उनमें मतलब बचपन से ही इनकल्कुलेट किया जाता है। बचपन से ही दोस्तों स्कूलिंग में होते हैं, छोटे यूकेजी एलकेजी जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो दोस्तों बचपन से ही बच्चों से छोटे छोटे काम भी करवाए जाते हैं, जैसे घर की सफाई करवाना, बर्तन धुलवाना, रोड जैसे सड़क किनारे उन्हीं से बच्चों से साफ करवाना। दोस्तों ये छोटे छोटे काम हमारे देश में जिनको लोअर दर्जे के काम माने जाते हैं, दुर्भाग्य से देखा जाए तो वो जब इंसान उन कामों को बचपन से अपने हाथों से करता है तो दोस्तों जो वो काम करते हैं उनके प्रति उनके प्रति जो वो खुद को इतना संवेदनशील हो पाता है कि उनको पता होता है कि वास्तव में चीज़ों की वैल्यूज़ कितनी होती है। हम एक सपोज दैट कोई पेन खरीदते हैं, उसका पैकेट छोटा सा पैकेट है, चाहे उसको फेंक दिया या ढक्कन फेंक दिया, उससे हमको ज़्यादा हम सोचते हैं कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। ये जापानीज़ लोगों से हम सीख सकते हैं। ओके गाइस, तो जापानीज़ लोगों से आप जो आउटकम हमारे देश के लिए है दोस्तों, हमारे देश में एजुकेशन पे 2.5% अराउंड मात्र खर्च किया जाता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे 2 and 3% अराउंड खर्च किया जाता है। ज़रूरत 8 से 10% की है दोस्तों। एजुकेशन पे तो मैं समझता हूँ 7 से 8% जीडीपी का खर्च होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हो पाता है। 2.5% आप समझ सकते हैं जीडीपी का, तो उससे हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत क्या है आप बहुत अच्छे से भांति हैं। स्कूल से कॉलेजेस से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे निकल जाने के बाद ऐसा लगता है कि हमको बेवकूफ़ बन गए। मतलब एजुकेशन तो ली है बट क्या ली है वो बात में समझ आती है। वास्तव में हमें तो कुछ एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं, सिर्फ डिग्री के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ डिग्रियाँ बांटने की जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं हमारे देश में, सिर्फ यही चल रहा है फिलहाल। तो दोस्तों ये हमें यही सीखा जा सकता है दोस्तों। आपके लिए दोस्तों ये लर्निंग है दोस्तों, अपने मॉरल वैल्यूज़ में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपनी स्किल्स को इनोवेट कीजिएगा, एंड इनोवेशन में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आप अच्छी बुक्स रीड्स कर सकते हैं, अच्छे ऑथर्स को सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो आप अपने को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा या नहीं भी लगा होगा, लेकिन आप जापान से जो लर्निंग है वो आपको ज़रूर कुछ लेनी चाहिए, कुछ इनपुट्स मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बात और आपको जाते जाते बता दूँ दोस्तों, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से अभी तक हमारे देश में एक भी बार ओलंपिक्स गेम नहीं हुए। जापान में 3 बार ओलंपिक्स गेम हो चुके हैं दोस्तों, और 3 बार ओलंपिक्स गेम हो चुके हैं, 1964, 1972, 1998 और 2020। इसी साल 2020 में भी इस बार ओलंपिक्स होने थे, बट कोविड-19 के कारण 2021 में ये ओलंपिक्स होंगे टोक्यो में। ओके गाइस, और आपने एक बुलेट ट्रेन सुनी होगी, हमारे देश में आने वाली है बुलेट ट्रेन, ये तो पता नहीं कब तक आएगी, बोल रहे हैं 2022 से बाद, उसके बाद भी इतनी जल्दी आ जाए मुझे उम्मीद तो कम दिखती है। जापान ने 1964 में बुलेट ट्रेन बना दी है। कितनी? 1964 में जापान ने बुलेट ट्रेन बना दी है, जापान की मदद से, और जापान से ही हम बुलेट ट्रेन यहाँ पर ले आएंगे। तो ये जापानियों से हम सीख सकते हैं दोस्तों, वो किस लेवल पे सोचते हैं, किस लेवल पे उनका एजुकेशन स्तर है, किस स्टाइल में उनका जीवन है, ये सब कुछ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ जानने को जरूर मिला होगा। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस प्लेटफॉर्म। आप किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।